हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का। हम लोग क्लास 10th की मैथ्स को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने एक चैप्टर को कंप्लीट किया है, पॉलिनोमियल को। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो तीसरा चैप्टर है हम लोगों का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है चैप्टर हम लोगों का? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप इस चैप्टर को बिल्कुल आसानी के साथ सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं, ताकि आपका इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आने वाली वीडियो को इस चैप्टर पे जो भी होंगे उन्हें भी देखिएगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते क्या हैं, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम लोगों को कितने टाइप से या कितने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सपोज करिए कि आप मेला घूमने जाते हैं, और मेला घूमने जाते हैं तो आपको अपने घर से 20 रुपीज मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं? 20 रुपए, यानी 20 रुपए आपको मिले हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले एकदम घबराएंगे नहीं, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप करके पढ़ाएंगे, ताकि आप भी आसानी से चीज़ों को समझ सकें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, और इंग्लिश में तो हम पढ़ाएंगे ही। तो सपोज करिए आप मेला घूमने जाते हैं और आपके पास हैं 20 रुपए, और आप इन 20 रुपए में इंजॉय करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे कि आप इस 20 रुपए को खर्च कर दें और आप इंजॉय भी कर लें पूरी तरह से। तो सपोज करिए कि मैंने कहा आप मेला घूमने गए और उसमें आपने रिंग वाला गेम आपने खेला, और होपला, होपला मतलब जानते हैं, या रिंग कह लें उसे, जैसे कुछ चीजें रखी होती हैं जिसपे आप रिंग को फेंकते हैं, तो जिसपे वो चला जाता है वो आपका हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम होपला कह लें या रिंग गेम कर लें, जो भी आप समझें। और आपने राइड करना चाहा, यानी कि जो गाड़ियां होती हैं उस पर राइड करना चाहा मेले में, या झूला झूलना चाहा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि लीनियर इक्वेशन आखिर में होता क्या है। ठीक है, चलिए। तो अगर सपोज कर लिए कि मान लीजिए जो राइड है वो 3 रुपए पर राउंड है, यानी एक राउंड का वो आपसे 3 रुपए ले रहा है। ठीक है, और जो हुपला है ये 4 रुपए है, मान लीजिए। ठीक ना? तो आप बताइए कि आपने कितने राउंड राइड करा और कितनी रिंग गेम आपने खेला। तो हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग भी, कि जो वैल्यू मैथ में नहीं पता होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि लेट द राइड एक्स टाइम एंड होपला वाई टाइम्स। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि हमने रिंग गेम कितने टाइम्स खेला, एक्स टाइम, एंड होपला हमने कितने टाइम्स खेला, वाई टाइम खेला। ठीक है, तो अगर हमारे पास 20 रुपीज हैं, तो अगर हम इनको क्या कह दें कि एक्स टाइम्स हमने खेला कितने रुपए, 3 रुपए, तो ये हो जाएगा 3x, और 4 रुपए होपला है, और हमने कितने टाइम्स होपला खेला, y टाइम्स। तो 4y इक्वल क्या हो जाएगा, 20। यानी हमें एक इक्वेशन मिल के आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक ना? चलिए अभी हम इसको सॉल्व करके भी आपको बताएंगे कि आपने कितने टाइम्स होपला खेला और कितने टाइम्स आपने राइड किया। ठीक है, चलिए। अब मैंने आपसे कहा कि सपोज करिए कि जो आपने होपला खेला है, द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड होपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड। मैंने क्या कहा, द नंबर ऑफ टाइम होपला इज द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड, यानी होपला जो आपने खेला वो
राइड का हाफ टाइम्स खेला यानी x/2, यानी जितनी टाइम आपने होपला खेला वो क्या है, राइड का हाफ है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, y इक्वल टू x/2, मतलब अगर हमने होपला 5 बार खेला तो राइड हमने 5/2 टाइम्स खेला। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि होपला अगर हमने 6 टाइम्स खेला तो राइड हमने 3 टाइम्स किया, मतलब उसका आधा कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए, तो अगर हम यहां से सॉल्व करें तो ये 2y हो जाएगा, यानी 2y इक्वल टू x। ठीक ना। चलिए, अगर हम इस वैल्यू को x की वैल्यू 2y यहां पे हम रख देते हैं तो 2y प्लस 4y इक्वल टू 20। 3 2 जा 6y प्लस 4y इक्वल 20। 6 और 4 कितना होगा बच्चों, 10y इक्वल 20। 10 2 जा 20, यानी y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। अगर y 2 है तो x कितना हो जाएगा, यहां देखिए, अगर y 2 है तो x जो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ठीक ना। देखिए, अब हमारे पास कितना था, 20 रुपीज। 20 रुपीज हमने राइड पे कितना स्पेंड किया, 3 रुपए 1 राउंड का, यानी हमने राइड को x माना है तो 4 3 जा 12। ठीक है, और y हमारा 2 है और हुपला हमने y टाइम्स लिया तो y 4 2 जा 8, यानी 8 और 12 आपका कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये है, यानी कि हमने आपको बताया कि चलिए अगर हम राइड 3 रुपीज करते हैं और होपला 4 रुपीज तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। यह इक्वेशन ही हमारा क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान से समझिएगा, टू वेरिएबल यानी कि जिसमें दो वेरिएबल हों, यानी वेरिएबल हम किसे कहते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि ऐसी वैल्यू जिनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, मतलब कांस्टेंट नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहा है, एक x दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। क्वेश्चन में चैप्टर में कहा गया है लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। लीनियर क्या होता है, यानी जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है या जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो x के पावर आपको क्या दिख रहा है, 1। y की पावर भी आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। यानी दो वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन से मिलकर के जो इक्वेशन बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है बच्चों, जिसमें दो वेरिएबल दिए गए हों, यानी वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो, और लीनियर इक्वेशन यानी उन वेरिएबल की जो पावर होगी, जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। क्लियर है, चले आगे। चलिए, अब किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास दो मेथड होता है। एक तो होता है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी अलजेब्रिक फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा होता है ज्योग्राफिकली माफ करिएगा, ग्राफिकली मेथड। ठीक है, यानी एक मेथड हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक होता है, और दूसरा क्या होता है, ग्राफिकली होता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक मेथड को समझेंगे, उसके बाद ग्राफिकली मेथड को समझेंगे। ठीक है, चलिए, यानी अगर अलजेब्रिक मेथड है तो उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन का जो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 होता है, वेयर a एंड b एंड c और रियल नंबर क्या होते हैं,
ए बी सी रियल नंबर होते हैं एंड ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो हमारे ए और बी हैं वो कभी जीरो नहीं हो सकते हैं, और ए बी सी क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। ठीक है, चलिए इसको ऐसे समझिएगा। अगर सपोज करिए हमने इक्वेशन लिखा 3x प्लस 4y इक्वल 25, तो आपको दिख रहा होगा 3, 4 और 25 यानी ए बी सी हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 0x लिखता हूँ प्लस 0y लिखता हूँ इक्वल 20 लिखता हूँ, तो आप भी जानते हैं कि जीरो का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जब 0x प्लस 0y करेंगे तो वेरिएबल ही नहीं होगा, और जब वेरिएबल ही नहीं होगा तो ये इक्वेशन जो आपका होगा वो लीनियर इक्वेशन अप टू वेरिएबल नहीं होगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि ए एंड बी का जो टर्म है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, एंड ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और ए बी सी हमेशा क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो अब इन वेरिएबल की वैल्यू को ही हम लोग फाइंड करते हैं दो मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से एंड ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सबको। चलिए मान लीजिए हमने कोई इक्वेशन लिया x प्लस 2y इक्वल टू 3, एक लीनियर इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल 3, और एक दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। ठीक है, हमने दो लीनियर इक्वेशन ले लिया, x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। अब इसको हम अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यानी कि नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, और नंबर लाइन की हेल्प से हम इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। अगर हम यहां से x प्लस 2y इक्वेशन 1 है, यानी इससे जो लाइन बनेगी वो एक लाइन होगी, और इक्वेशन सेकंड से जो लाइन बनेगी वो सेकंड लाइन होगी। ठीक है, चलिए अगर सपोज करिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को अगर हमने फाइंड करने की कोशिश किया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। देखिए x अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और 2 यहाँ मल्टीपल है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 माइनस एक्स अपान 2। अगर हम यहां से एक इक्वेशन बनाएं नंबर लाइन पे, यानी इनकी कुछ वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, देखिए एक्स वाई। ठीक है, चलिए x की वैल्यू को कुछ रखते हैं, यानी कि जब वैल्यू हम x की रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ हमको फाइंड होगी। चलिए तो x की वैल्यू अगर मान लीजिए मैंने क्या रख दिया, -3 रख दिया, x की वैल्यू को मैंने क्या रख दिया, -3 रख दिया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, अगर x की वैल्यू को मैंने -3 रखा तो यहां देखिए ये 3 है और ये -x है, अगर x की वैल्यू में -3 रखता हूं तो ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यानी यहां मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, देखिए y इक्वल 3 माइनस -3 अपान 2, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 3 प्लस 3 अपान 2, 3 प्लस 3 क्या होगा बच्चों, 6 अपान 2, 2 3 जा 6, यानी कि y की वैल्यू हमको क्या निकल के आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। ठीक है, यानी अगर हमने x की वैल्यू को -3 रखा तो y की वैल्यू हमको क्या निकल के आ गई, 3 आ गई। चलिए ऐसे ही आप कुछ और रख लीजिए x की वैल्यू को। चलिए मैं x की वैल्यू को -1 रख लेता हूं, x की वैल्यू को क्या रख लेते हैं, -1। अगर मैंने -1 रखा तो ये माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, 4 अपान 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू अगर हमने -1 रखा तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। ठीक है, चलिए एक वैल्यू और रख ले, वैसे 2 से भी हमारी लाइन बन जाएगी। तो अगर हम x की वैल्यू मान लीजिए 1 रख लेते हैं, -1 नहीं बल्कि +1 रख लेते हैं, अगर हम +1 रखें तो 3 - 1 2
अपॉन 2 इक्वल 1, यानी x की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1 मिल गई। ठीक है, तो ये तो हो गई लाइन 1 से। ठीक है, चलिए अब लाइन सेकंड के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। तो अगर हम यहां से y की वैल्यू को निकालें तो y इक्वल होगा 2 माइनस 4x, ये प्लस है उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, और ये 3 मल्टीपल है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 2 माइनस 4x अपॉन 3। चलिए अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, x और y हमने लिख लिया, x की वैल्यू को कुछ रख लीजिए। अगर हम x की वैल्यू को सपोज करिए क्या रख लेते हैं, x की वैल्यू चलिए -4 रख लेते हैं। अगर x की वैल्यू को मैंने -4 रखा तो ध्यान से समझिएगा, देखिए y इक्वल 2 -4, अगर हम x के प्लेस पे -4 रखते हैं अपान 3 तो 4 4 जा 16 होगा अपान 3, 16 और 2 18 अपान 3, 6 3 जा 18, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल जाएगी 6 निकल जाएगी। अगर हमने x की वैल्यू को क्या रखा -4 रखा तो 4 4 जा 16 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 18 अपान 3 करेंगे तो 3 6 जा 18, मतलब अगर हमने x की वैल्यू को -4 रखा तो y की वैल्यू हमें क्या निकल के आ गई 6 निकल के आ गई। चलिए x की वैल्यू को हम कुछ और रख लेते हैं, x की वैल्यू को मैं -1 रख लेता हूं। ठीक है, तो 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 अपान 3, 4 2 6 अपान 3, 3 2 जा 6, यानी कि अगर हमने y की वैल्यू -1 रखा तो y की वैल्यू हमें क्या निकल के आ गई 2 निकल के आ गई। ठीक है, चलिए एक और रख लेते हैं, x की वैल्यू मान लीजिए हमने 2 रख दिया, x की वैल्यू हमने क्या रखा 2 रखा, -4 2, यहाँ पे x की जगह हमने क्या रख दिया 2 रख दिया अपान 3, तो 4 2 जा 8 और 2 माइनस 8 अपान 3, 8 में से 2 माइनस करेंगे -6 अपान 3, 3 2 जा 6 माइनस 2 आ गया, यानी अगर हमने x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई -2 मिल गई। ठीक है, चलिए तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप वैल्यू निकालना सीख गए होंगे, कैसे निकालेंगे। अब हमको क्या करना है कि इन वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना। चलिए अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए हमने एक लाइन बनाया x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ऑरिजिन होता है आप सबको पता है 0 0, इधर 1 2 3 4 5 6 और इधर हो गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए नीचे भी निगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्योंकि 6 तक ही हमारे पास वैल्यू है तो हमने 6 तक कर लिया। ठीक है, चलिए अब जो वैल्यू हमको दी गई है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए -3 है और 3 है, यानी x माइनस पे है, यानी यहाँ पे आपको -3 दिख रहा है और y पे आपको 3 दिख रहा है, तो x पे -3 और y पे 3, यानी यहाँ पर ये दोनों वैल्यू आपको क्या होगी मिलती हुई दिखेगी, यानी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो -3 और 3 का होगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है -1 है और 2 है, यानी x पे -1 y पे 2, यानी x पे -1 y पे 2
अगर हम मिले तो यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी -1 2। ठीक ना। चलिए यक्स पे हम चलते हैं 1 1, यानी यक्स पे भी पॉजिटिव है और वाई पे भी पॉजिटिव है, यानी यक्स पे पॉजिटिव और वाई पे पॉजिटिव, तो कुछ यहां पे मिल जाएगा, यानी 1 1। अब इन लाइंस को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। चलिए हमने ऐसे लाया और इनको मिला दिया। ठीक ना। चलिए जब हमने इनको ऐसे लाइन ड्रा किया तो एक लाइन बन गई, इस लाइन को हम L1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों, L1 कह देते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले से बनाते हैं। यक्स पे -4 वाई पे 6, यानी यक्स पे -4 वाई पे 6, अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ये जो है हमारा यहां पे कुछ आ जाएगा। ठीक है, यानी -4 और 6 हो गया। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है, -1 2, यानी यक्स पे -1 और वाई पे 2, यानी यक्स पे -1 और वाई पे 2, तो यहीं पर आएगा ये। ठीक है, चलिए यक्स पे 2 वाई पे -2, यानी यक्स पे 2 और वाई पे -2, यानी कि ये इसकी सीध में यहां पे आ जाएगा ये वैल्यू। तो अगर हम इन लाइंस को क्या करते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी लाइन L2 बन जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ पे नहीं है तो थोड़ी लाइन इधर उधर हो रही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे इस चीज को तो एग्जैक्ट लाइन आपको सीधी मिलेगी। ठीक है, चलिए अब ये लाइन जहां पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी जहां पर एक दूसरे को मिल रही हैं वही इसका कोऑर्डिनेट होगा। यानी ये वैल्यू हमारी क्या है, -1 है और 2 है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यक्स को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को। यानी कि जो हमारा सलूशन होगा वो क्या होगा, -1 और 2 होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली इस तरह से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक ना। तो अगर ये जो ग्राफ है हमारा बच्चों, ये 3 तरीके से बनता है। 3 तरीके से कैसे बनता है वो आपको मैं बताता हूं। देखिए एक कंडीशन तो मैंने आपको बता दिया, दूसरी कंडीशन जो होती है हमारी, अगर हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है सपोज करिए और कोई हमारे पास वाई एक्सिस है, तो एक तो कंडीशन होगी हमारी कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। यानी एक पॉइंट पे अगर लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि मिनिमम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, या फिर आप कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। यानी हिंदी में इसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। यानी जब कोई लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और या फिर हम कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए दूसरी कंडीशन होती है हमारी, जो दूसरी कंडीशन होती है बच्चों, ये होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, या ऐसे मान लीजिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और पैरेलल लाइन मतलब जो लाइन एक दूसरे को कभी भी ज्वाइन नहीं करती हैं, मीट नहीं करती हैं, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी जब ग्राफ पे हमें कुछ ऐसा एक लाइन देखने को मिले कि दोनों एक दूसरे के क्या हों, पैरेलल हों, और जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों तो उसे हम पैरेलल लाइन कहेंगे, और जब पैरेलल लाइन होगा तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। यानी
इसका कोई भी सलूशन नहीं है, मतलब जब वो मिल ही नहीं रही हैं तो x और y की कोई वैल्यू नहीं निकलती है। ठीक है, यानी ये दूसरी कंडीशन हमारी हो जाती है जब दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और तीसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, उसको समझ लीजिए, L1 और L2। तीसरी कंडीशन हमारी होती है, सपोज करिए हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये x है और ये y है। तो अगर यहां पे हम बात करें जो तीसरी लाइन है उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। इसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक दूसरे के ठीक ऊपर होना, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, एकदम ठीक ऊपर हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ही ऊपर होंगी, जैसे ये मान लीजिए L1 है, L1 है ये, और इसी के ठीक ऊपर दूसरी लाइन हो जाए L2। तो जब L1 के ऊपर L2 हो जाएगी तो इसे हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन। और जब कोइंसिडेंट लाइन होगा तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसके अनंत हल हो सकते हैं। जैसे आप यहां भी मिल रहा है तो यहां भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो, मतलब पूरी लाइन पे उनके वैल्यू आपको निकल सकती हैं। तो आपने समझा कि अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास, तो अगर हम उसकी वैल्यू को अलजेब्रिक मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे सामने तीन कंडीशन निकल के आती है। पहली तो निकल के आती है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरी पैरेलल लाइन, और तीसरी कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर हम कह सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी यहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। और तीसरी कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन, जिसमें हम कह सकते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए मान लीजिए यही इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, यानी 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। यानी ग्राफिकली मेथड हम इसको कैसे दिखाएंगे या कैसे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आप सिर्फ इक्वेशन को देख करके बता सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या फिर पैरेलल लाइन होगी या फिर आपकी कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, ग्राफिकली मेथड या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब आप एक काम करिए, अगर इनकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वाला जो इक्वेशन होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में x प्लस 2y, और ये प्लस 3 है, इक्वल की इधर आएगा -3 इक्वल 0। अगर हम इसको करते हैं तो 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये बनेगा। चलिए, अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये हमारा यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक है, अगर मैंने इसको A1 मान लिया, इसको B1 मान लिया, इसको C1 मान लिया, A2 B2 और C2, ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, वहां उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करिए तो B1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और C1 की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, A2 की वैल्यू क्या होगी, 4, B2 की वैल्यू क्या होगी, 3, और C2 की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। ठीक है, चलिए अब आपको कंपेयर करना है।
कंपेयर क्या करना है, देखिए इसकी तीन कंडीशन। पहली कंडीशन मैं आपको अभी बता रहा हूं, हम इसको a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 के इक्वल दिखाएंगे। देखिए a1 अपान a2 यानी 1 अपान 4 इक्वल 2 अपान 3 और c1 अपान c2 -3 अपान -2। तो क्या ये दोनों वैल्यू आपको इक्वल में दिख रही है? a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नहीं दिख रही है। और जब ये दोनों वैल्यू इक्वल आपको ना दिखे, यानी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड यूनिक सॉल्यूशन, या ओनली वन सॉल्यूशन। यानी एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई, ठीक ना, कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है और उसको हम कंपेयर करते हैं और a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, यानी ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तो हमारी जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर ओनली वन सोल्यूशन होगा। चलिए एक और इक्वेशन हम लेते हैं, सपोज करिए दूसरी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2x प्लस 3y माइनस 9, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। और एक इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल 0। हमारे पास दो इक्वेशन हो गए लीनियर के, पहला हो गया 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, दूसरा हो गया 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसको इसी के फॉर्म में आप कंपेयर करिए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करें तो ध्यान दें, a1 अपान a2 यानी 2 अपान 4 हो जाएगा बच्चों, 2 अपान 4, यहाँ पे 3 अपान 6 हो जाएगा, यहाँ पे -9 अपान -18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब एक चीज ध्यान से आप देखें, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, यानी वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों वैल्यू आपको क्या दिख रही है, इक्वल दिख रही है। यानी जब आपको a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2 दिखे, यानी कि कंपेयर करने के बाद अगर आपके सामने ये कंडीशन आती है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो इस कंडीशन में जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। और जब कोइंसिडेंट लाइन होगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन, यानी हम इनको कंपेयर कर लेंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ये तीनों इक्वल हैं आपस में, एक यानी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। चलिए एक और हम लेते हैं तीसरे को समझने के लिए, एक और इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा वहां तक, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए x प्लस 2y माइनस 4, मैंने एक इक्वेशन लिया x प्लस 2y माइनस 4, यानी x प्लस 2y माइनस 4
इक्वल 0। एक और इक्वेशन लिया 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है, हमने दो इक्वेशन ले लिया, यानी x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये दो इक्वेशन हैं और हम इनको कंपेयर करते हैं, देखिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 से। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, यहां पे 1 होगा, अगर कोफिशिएंट नहीं है तो 1 अपान 2 इक्वल 2 अपान 4 इक्वल 4 अपान 12। ठीक है, चलिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो वैल्यू मिल जाएगी 1/2 1/2 और 1/3। दिख रहा होगा यहां तक, चलिए दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहां पे दिख रहा है कि a1 अपान a2, यानी कि ये दो वैल्यू तो आपको इक्वल दिख रही हैं, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, लेकिन ये c1 अपान c2 इक्वल नहीं है। और जब a1 अपान a2 इक्वल हो, b1 अपान b2 इक्वल हो और c1 अपान c2 इक्वल ना हो, यानी कि जब ये दो वैल्यू इक्वल हो, ये तीसरी वैल्यू इसके इक्वल ना हो, तो इस कंडीशन में जो हमारी लाइन बनती है वो लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। माफ करिएगा, यहाँ पे कोइंसिडेंट में मैंने नो सॉल्यूशन आपको बता दिया है, यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन होगा बच्चों, इसके लिए सॉरी। क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, तो अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, लाइन क्या होगी आपकी, पैरेलल लाइन होगी। और जब पैरेलल लाइन होगी तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, पैरेलल लाइन होगी। और जब पैरेलल लाइन होगी तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली मेथड से, कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसकी तीन कंडीशन, अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तब लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी कंडीशन, अगर दोनों तीनों वैल्यू इक्वल हैं, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होगी और नो सॉरी कोइंसिडेंट होगा और मेनी सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन, अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो इस कंडीशन में हमारी लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, या फिर इसे हम नो सॉल्यूशन वैल्यू निकलेगी। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपने इतनी बातों को ध्यान से समझा है तो आपको, मुझे उम्मीद है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम, ये था हमारा लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज जो है, पहली एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का।